हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 24 की प्रिपरेशन। सर, आज हमारे साथ मेंटरशिप स्टूडेंट है जो नवंबर 23 बैच में हमारे साथ थे, जिसको मैं मिस्टर कंसिस्टेंट का नाम भी बोलता था, कि जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, देखो मैं अगेन बोलता हूँ, मेंटरशिप इज नॉट लाइक कि आप सोचते हो कि ये अलादीन का चिराग है, आपने घसा एंड आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल पाएगा। नहीं, इट्स लाइक कि आपका एफर्ट एंड मेरा एफर्ट है तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। मेरे साथ तो सीए एग्जाम जरूर क्लियर कर लोगे अगर दोनों साइड से एफर्ट हमारा 100% लगता है। तो हेमंत एक स्टूडेंट था जिसने अपना कंसिस्टेंट होके सारा टेस्ट, सारे टारगेट्स किए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, ये जॉब के साथ सब कुछ टारगेट्स को कंप्लीट कर पा रहा था। मतलब ये मुझे डेली बेसिस पे अपडेट भी देता था, कहीं फंसता था तो पूछता था, टेस्ट का फीडबैक एंड ऑल। तो मुझे लगा कि जुलाई से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी साथ में हेमंत की, एंड रिजल्ट डे एंड आफ्टर रिजल्ट भी हम लोग कनेक्ट है ही एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे। तो मुझे एक एक स्टूडेंट का पता होता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो स्टूडेंट मेरे पास आता है, सर मैं देखो, इसका मेरे पास पहला मैसेज भी था, मैं थोड़ा बताऊं कि सर मेरा नहीं क्लियर हुआ, एंड आई थिंक हेमंत को 189 190 मार्क्स आए थे उसमें। ठीक है। एएफएम थोड़ा सा बिगड़ा था एंड ऑडिट बिगड़ा था। तो उसने वही बोला, सर आगे कैसे करना है। तो मैंने उसको इतना ही बोला कि भरोसा रखो मेरे पे, मेरे साथ टारगेट स्टार्ट करो, टेस्ट स्टार्ट करो, आगे हम अपना देख लेंगे, जैसा भी प्रिपेयर करके एग्जाम अच्छे से देंगे। इसने बोला, सर नाउ अब मैं रॉक ऑन करने के रेडी हूँ, अब मैं आग लगा दूंगा, आप बस स्टार्ट करो। एंड देखो, एक होता है वर्ड, ठीक है, इसने जो कमिटमेंट दिया, मैं 100% बोलता हूँ, मैंने आपके थंबनेल में भी लिखा होगा, भी डाला होगा, मिस्टर कंसिस्टेंट। इसने कंसिस्टेंट होके लास्ट टेस्ट तक, लास्ट एग्जाम तक अपना पूरा 100% दिया, एंड रिजल्ट भी इसके फेवर में ही था। तो सबसे पहले हेमंत को बुला रहे हैं, एक एक करके हेमंत से क्वेश्चन लेंगे। जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस मेरे पास काफी आते हैं, स्पेशली जॉब के साथ काफी दिक्कत होता है, तो उसको हेमंत डील करेगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। सर हेमंत, सबसे पहले वेलकम आपका। सबसे पहले ये बताओ थैंक यू हेमंत, सर। सीए बनने के बाद कैसा लग रहा है? सर सीए बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हमने इतनी सारी मेहनत की थी वो अब एक एक करके जो हमने सपने देखे थे वो अब पूरे होंगे। तो ये देखो, फीलिंग तो क्योंकि बहुत अच्छा होता है, साथ साथ स्टूडेंट को भी एंड स्पेशली फैमिली में भी एक फीलिंग अलग लेवल की होती है जब आपका सीए क्लियर होता बिल्कुल है, क्योंकि वो जर्नी फैमिली भी हमारे साथ फेस करती है। स्टार्टिंग वो सीपीटी का, इंटर का, फाइनल की आर्टिकलशिप एंड ऑल, तो सब एक फ्लैशबैक हो जाता है जब हम रिजल्ट ओपन करते हैं, फाइनल का रिजल्ट वो भी जब पास देखने को मिलता है, तो वो अलग ही फीलिंग होता है। मैं समझ सकता हूँ हेमंत। ठीक है हेमंत, सर। एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, यस ठीक है, सर। जो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि अपना एक सीए जर्नी को ना एक थोड़ा सा क्रिस्प वे में समझाओ, कि कैसे स्टार्ट था, क्या था, कहाँ अप्स डाउन थे, कब जर्नी स्टार्ट किया, कब फिनिश हुआ, कब आपको सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस हुई, एंड कब लगा कि नहीं अब चीजें स्टेबल हुई है, थोड़ा उसके बारे में आप बताओ। थैंक यू सर। मैं सर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। जी। सीए की जर्नी मेरी शुरू हुई थी जब मैं अपनी +1 +2 करने अपने लोकल स्कूल जहाँ से मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, हम्म। आरएस मॉडल से करने गया था। तो मेरे को नहीं पता था कि सीए भी कोई चीज होती है। अच्छा। तो जहाँ से मैंने 10th की थी वहां से मैम कहते कि आप कॉमर्स ले लो। कॉमर्स ले ली तो कॉमर्स में अब अकाउंट्स अच्छा लगने लगा। किसी टीचर्स ने बोला कि ये जो आप कॉमर्स से बीकॉम नहीं है, कॉमर्स के बाद आगे और भी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सीए भी कर सकते हो, बट सीए वही करना जो पेशेंस रखता हो, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है, सारे नहीं निकलते। तो जहाँ पे वो उन्होंने कह दिया कि ये बहुत टफ है, तो जैसे ही टफ आया मेरे को लगा कि जो टफ है वो मेरे लिए ही है फिर वो। चैलेंजिंग चीजें करने में मजा क्योंकि आता बिल्कुल जी, फर्स्ट +1 +2 क्लियर की तो अब सीए के बारे में सिर्फ वर्ड सुना था, अब होता क्या है कैसे करना है कुछ नहीं पता। एंड फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि हाँ कोचिंग लेके कुछ कर सकते हैं। तो किसी टीचर से गाइडेंस ली, लोकल कोचिंग सेंटर में उनके पास गया जो सीए की ट्यूशन देते थे। उनसे मैंने बोला कि मैंने सीए करनी है, मेरे को सर बता दो क्या क्या प्रोसेस है। उन्होंने मेरे को समझाया, सीपीटी होती है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होते हैं, उसमें इतने ग्रुप्स हैं। तो मैंने पूछा सर फीस, कहते इसकी इतनी फीस है सीपीटी की, इंटर की इतनी। तो अप्रॉक्स उन्होंने टोटल कोर्स का मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 लाख बता दिया। मैं कहा सर इतना तो है नहीं मेरे पास। तो कहते फिर, मैं कहा सर मैं जॉब कर दूंगा, आप जॉब दे दो मेरे को, मैं कोचिंग सेंटर में आपके जॉब करूंगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग के बैच में आप मेरे को रख लेना। तो वहां पे सीपीटी से इंटर तक उसी कोचिंग सेंटर में मैंने जॉब की है।
इवनिंग में मैंने स्टडी, उनके क्लासरूम, उनके दो बैच होते थे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो इवनिंग लगा, मॉर्निंग जॉब, इवनिंग उनकी क्लासेस अटेंड, रात को आके जो कराया है वो स्टडी करना। तो ताकि मेरी फीस ना देनी पड़े, क्योंकि मेरे मम्मा सिंगल अर्निंग है, तो वही देखते थे सारा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता था। उन्होंने कहा अगर तेरे को पढ़ना है तो मैं हूँ, तू आगे बढ़। बट अब मेरे को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतनी फीस घर पे कैसे दें। तो सीए जो सर थे, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी कि जर्नी उन्होंने मेरा कब हाथ स्टार्ट थाम हुई दिया। थी हिम्मत, आपकी जर्नी किस स्टार्ट हुई थी सीए की? मेरी जर्नी से स्टार्ट हुई थी सर 2016 जून में। अच्छा, 2016 जून मैंने, में सीए जर्नी स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी, जी सीपीटी का पहला पेपर दिया था मैंने। अच्छा हेमंत, सबसे ज्यादा डाउन कब फील हुआ सीए जर्नी में, कि हाँ नहीं अब लगा कि यार मुश्किल है, ऐसा कुछ हुआ बीच में कि ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो रहा है, काफी अटेम्प्ट हो गया, ऐसा कुछ करके कभी फील हुआ या सर नहीं, हाईली मोटिवेट थे इस ये स्पोर्ट्स को लेकर? ये सर सिर्फ फाइनल में आके मेरी फीलिंग ऐसा हुआ था। अच्छा, फाइनल में जब लगा मेरे कि को हाँ, फाइनल में ऐसा हुआ कि एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, तीन अटेम्प्ट हो गया, हर बार पास एग्रीगेट रह रहा है, हर बार पास एग्रीगेट रह रहा है, हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा है कि देखो, पेपर में फेलियर एक बात होती है, बट फैमिली प्रेशर भी एक चीज है, क्योंकि फाइनेंशियली भी देखना है। सही छह बात है। छह महीने की हम जॉब से छुट्टी ले नहीं सकते हैं। सही बात है। हर एक अटेम्प्ट मेरे लिए एक अलग सर्वाइवल, नहीं, कि यार अब फिर से वही बुक्स। ये तो क्वेश्चन काफी रहता है, क्योंकि देखो मेरे पास भी काफी स्टूडेंट्स आते हैं जो जॉब के साथ आते हैं, तो वो बोलते हैं सर जॉब क्विट करना भी मुश्किल है, बट जॉब के साथ पढ़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखो मैं तो क्लियर बोलता हूँ, अगर मेरे पास जॉब के साथ जो पढ़ाई करना स्टूडेंट है उसमें सबसे बेस्ट लेवल में कुछ रखना होगा, तो मैं तुम्हें आज भी तुम्हें रखूंगा, क्योंकि तुमने जिस तरीके से जॉब के साथ मेरा मेंटरशिप टारगेट्स एंड टेस्ट को आराम से मैनेज किया, तो थोड़ा सा आप टिप्स बताओ कि कैसे आप कर पाते थे। लाइक आपका जॉब भी चलता था, आप बोलते भी थे कि सर मैं जॉब से निकला हूँ अभी, अब मैं पहुंचूंगा तो मैं टेस्ट अपेयर राइट। करने वाला हूँ। मोस्टली टेस्ट आप नाइट में ही अपेयर करते थे, तो आप नहीं। कैसे मैनेज करते थे? मतलब सेकंड क्वेश्चन व्यूअर्स का यही है कि आप जॉब के साथ जो चार पेपर था, बिकॉज जिस अटेम्प्ट में आप क्लियर किए उस अटेम्प्ट तक फोर पेपर्स हुआ थे, नवंबर 23 अटेम्प्ट था आपका, जो अपना मेंटरशिप का रिजल्ट आज राइट तक था। तो कैसे आप उस चीज को एलोकेट करते थे, कैसे मैनेज करते थे, ये बताओ थोड़ा सा मैम। सर, इससे पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो आपको भी नहीं शायद पता होगी। जी बताइए। आपका मेंटरशिप बैच ज्वाइन करने से पहले ना, जो लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा एग्रीगेट 189 था, 189। रह गया था, उसमें उसमें ना ऑडिट के पेपर में मेरे को फीवर आ गया था। ओके। तो दो छुट्टियां थी, चांसेस इतने हाई थे कि उसमें ऑडिट की क्लियर हो जाएगी, बट फीवर की वजह से पढ़ नहीं पाया। बट उसमें आपका एक ऑडिट सर्वाइवल आता है जो आप यस, देते हैं ऑडिट बुक, एलडीआर, एलडीआर बुक आती थी, हाँ हाँ। एलडीआर एलडीआर लास्ट डे यहाँ से रिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बुकलेट। वो वो मैं मेरे को यूट्यूब से कहीं से मिली थी। ओके। तो मैं कहा सर से, मैंने आपसे परचेज भी की थी आपके ऐप पे जाके। फिर नेक्स्ट जब मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया, मैंने उसके बाद आपको मैसेज किया, मैं कहा सर बताओ अब कैसे करें। मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है। जब कि ये हो नहीं रहा है, तो जब आपने कहा ना, मेरे को लगा कि अब कोई आ गया जो हाथ थाम लेगा मेरा। मेरे को ये था कि टाइम चाहे कितना भी कम है, बट अगर आपने हाथ पकड़ा है, मेरे को बस एक चाहिए, यही मन में आ रहा था कि मेरे को कोई बता दे कमी कहाँ है। और वो जब मैंने आपका मेंटरशिप का बैच यूट्यूब पे पहले देखा, जब आप इंट्रोडक्शन में बताते थे कैसे कैसे करेंगे, तो वैसे मेरे को कभी ऑनलाइन मैंने टेस्ट सीरीज लगाई है, एक XYZ की पहले भी लगाई थी, बट वो कुछ फ्रूटफुल लगी नहीं थी मेरे को। ओके। टेस्ट दे देता था, चेक होके आते थे, कोई वो नहीं, सिर्फ लिख देते थे कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है, ना कोई फेस टू फेस वो। तो जैसे ही आपका मेंटरशिप बैच लिया, जब आप टेस्ट देने लगे, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये था, क्योंकि सबको एक दिन में दो सब्जेक्ट उठाने थे, एक दो थ्योरी एक सब्जेक्ट टारगेट्स थे सर प्रैक्टिकल। हमारे, दो सब्जेक्ट टारगेट्स हाँ। होते थे तो उसमें। मेरे हाँ, मेरे लिए मुश्किल था कि मैं दोनों सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करूं। तो मैंने ये स्टडी स्ट्रेटजी बनाई कि आपके टारगेट को मैं अपने टारगेट के साथ कैसे मैच कर लूं। तो जैसे जिस दिन टेस्ट होता था FR का, तो मैं अगले 2 दिन FR पढ़ता था, ओके। ताकि मेरा FR का टेस्ट हो जाए। ओके। देन जब आप ऑडिट का टेस्ट देते थे, तो मैं ऑडिट पढ़ता था कि ऑडिट का टेस्ट हो जाए। ओके। मैंने स्ट्रेटेजी इस तरह बना ली थी ताकि मेरे टेस्ट न स्किप हो। ओके, मैं समझ टाइम। गया। टारगेट्स मान लो लाइक 4 डे का टारगेट है, तो आप उसको 2 दिन में कवर करते थे कि जो नेक्स्ट टेस्ट हो वो मेरा कवर राइट। हो जाए टारगेट के साथ। सही है। राइट। राइट सर। ओके ओके ओके, तो कितने वो घंटे पढ़ते थे मे, आप मे, आपके साथ वैसे?
सर ऑफिस आने से जब मैं आपको फोन करता था तो ऑडिट का, वैसे ऑडिट पे जाते तो 6 बजे का टाइम था। ठीक है। तो वहां से मैं अपना रैप अप करके 5 o'clock निकल के आधे घंटे में ऑफिस, 6 बजे बैठ जाना है। ओके ठीक है, मतलब 6 से वेटिंग था कि 6 बजे बैठ 6:12 जाते थे। बैठ जाना है सर। चलो बढ़िया है। जिस दिन लेट हो गया उस दिन जितना घंटा लेट हुआ उतना एक्स्ट्रा बैठ जाना है। ये पॉइंट नोट कर लो जो वॉच कर रहे हैं। देखो यार, कंसिस्टेंसी एंड पंचुअलिटी लाना जरूरी है। अगर आप कभी टाइम लैप्स कर रहे हो किसी दिन, तो आपका ही पूरा जिम्मेदारी है कि अगले दिन उसको कवर करना है, चाहे आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़े, चाहे थोड़ी नींद कम लेनी पड़े। राइट। बट स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है हेमंत, कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे राइट। थे आप? वो जैसे ही, क्योंकि अब प्रेशर, हमने प्रेशर लेके टेस्ट नहीं देना, जैसे आप कहते हो ना, टेस्ट देना जरूर है हम्म। पर प्रेशर लेके नहीं देना, ताकि हमें ये ना लगे कि नहीं यार इतने प्रेशर तो हैंडल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने गोल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो भी टेस्ट देना है उसको टेस्ट प्रिपेयर ऐसे करना है कि नहीं यार, अगर ये टेस्ट छूट गया तो यही क्वेश्चन मेरे पेपर में आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, ये बात है। अभी अगर मैंने छोड़ दिया। और इसी जर ने मेरे सारे टेस्ट कवर कर लिए कि बिल्कुल, नहीं। आपने सारे टेस्ट दिए थे, ये चीज तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हेमंत, एक चीज बताना, जैसे आपका नवंबर 23 अटेम्प्ट था, ठीक है, एंड मैं नवंबर राइट सर। 23 अटेम्प्ट को थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो नवंबर 24 आने वाले थोड़ा बता दूं कि नवंबर 23 का पेपर एफआर वाज लाइक कि, अब ये हेमंत की हंसी देख के समझ रहे स्क्रिप्ट, होंगे कि एफआर पेपर कैसा था। स्क्रिप्ट। मेरे पास उस दिन 100+ कॉल आए कि सर हम अटेम्प्ट स्किप कर रहे हैं, हम अटेम्प्ट छोड़ रहे हैं, एफआर वाज ब्लंडर, पता नहीं क्या पूछा ऐसा ने, क्या लीज का क्वेश्चन था, क्या ऑपरेटिंग, मतलब कुछ समझ नहीं आया स्टूडेंट को। तो एफआर पेपर के बाद, एंड आई थिंक आपको मैंने थंबनेल में डाला है कि आपको हर पेपर में 50+ मार्क्स राइट। है। तो एफआर पेपर के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? सर एफर पेपर में जब मैंने पेपर हमारे हाथ में आया ना, तो हमें तो लगा हम गए अच्छा। कि ये क्या हो गया। बट फिर आपकी एक लाइन याद आती है कि आईसीआई आपको 40 मार्क्स देगा ही देगा, ऐसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, आप वो उठाओ पहले, पेपर कितना भी टफ है। मैंने हर एक पेपर में ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मेरा चाहे जितना मर्जी लेट हो, अगर 40 नंबर मैंने ऐसे लिखने थे, चाहे उसको 1.5 घंटा लग जाए, कि वो 40 से 40 आ जाए। हम्म। अगले 60 में से 10 और 15 लेने मुश्किल नहीं है। और मेरी सिंपल एक स्ट्रेटेजी थी। ओके, एंड लॉ को कैसे मैनेज किया? देखो थ्योरी पेपर्स काफी दिक्कत होता है स्टूडेंट्स का, लॉ को कैसे मैनेज किया, लॉ एंड ऑडिट को आपने? सर लॉ का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉ मेरा अच्छा था। लॉ में मेरे को दिक्कत नहीं आती थी। लॉ में इस बार मेरी 50+ बिकॉज इसलिए आ गए क्योंकि रिटन प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो गई उतना मेरे लिए और अच्छा हो गया। हम्म। पहले मैं सिर्फ रीड करके जाता था, हम्म। टेस्ट देने नहीं, सेक्शन हमें याद नहीं होते थे, सेक्शन भूल गए तो अंदर कंटेक्ट किया था वो बिल्कुल। भूल गए। बिल्कुल। तो वो रिटन प्रैक्टिस की वजह से जितने टेस्ट मैंने दिए हैं हम्म। उसमें मेरा लॉ में कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का था ओके। कि नहीं लॉ तो मेरा निकल जाएगा। क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज एक आपने ऐप में दिए हुए थे, एमसीक्यू उस टेस्ट के लिए मैंने नोट एमसी किया था। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट राइट, वो हर एक चैप्टर के बाद वो एमसीक्यूज करके मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा था कि ठीक है। हाँ सर यहाँ पे ये आंसर है, इतने आए हैं। हम्म। वो बहुत ही अच्छा हो गया, उसकी वजह से एमसीक्यूज आपके ना कंसेप्ट खोल देता है पूरे। कई बार हम दो इतना एक बड़ा पैरा पढ़ते हैं तो 2 लाइन अच्छे से पढ़ ली, अगली 4 लाइनें अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। वो एमसीक्यू ने काफी हेल्प की है तो थ्योरी में आपका एमसीक्यू कि ने मार्क्स बढ़ाने में काम किया, मतलब मार्क्स एमसीक्यू बेसिस पर आपके मार्क्स थ्योरी में 50+ आपके ऑडिट एंड लॉ दोनों में गए होंगे। राइट राइट। ऑडिट में तो सर आपका जो एलडीआर था ना, उसने मेन रोल प्ले किया वो होगा। एलडीआर ने जो एलडीआर करके गया था वो खुश था चलो। ऑडिट के पेपर में। चलो ये चीज तो क्योंकि कंटिन्यू है। अभी वाले भी अटेम्प्ट में भी लोग एलडीआर को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एलडीआर इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं, मेरे को लगता है कि लास्ट डे में एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक करना शायद थोड़ा मुश्किल है। अगर उसमें से एक रिफाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए विथ योर कॉन्सेप्ट्स, मैं कॉन्सेप्ट स्किप करने नहीं राइट बोल रहा हूँ। राइट राइट। अगर कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास 100 150 क्वेश्चन है कि हाँ चैप्टर वाइज 5 से 10 क्वेश्चन है, तो एक काफी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किमिंग करके सर ने दे दिया है, प्लस कॉन्सेप्ट है, तो नंबर 50+ लाना कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए। सर मेरी स्ट्रेटेजी भी यही थी, जो भी बुक्स आप, जैसे आपने कहा था आप जिस भी ऑथर की बुक्स फॉलो कर रहे हो, तो मैंने ऑडिट की पहले उसकी कंसेप्ट सारे रिवाइज कर लिए थे, फिर आपके एलडीआर के सारे क्वेश्चन। ओके।
क्योंकि रिवीजन तो आपने पहले ही करा दी थी। सो हमने मार्क किया हुआ था कि इस क्वेश्चन में ये चीज देखनी है, इस क्वेश्चन में ये चीज देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हेमंत एक वो काम क्वेश्चन, कर गया। हेमंत एक क्वेश्चन देखो हमेशा रहता है स्टूडेंट्स का, जब भी वो आते हैं मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले उनके पास बहुत इफ होता है कि क्या मुझे ये मिलेगा, बिकॉज पता नहीं ऐसा क्या है मार्केट में कि लोग मेंटरशिप को कुछ अलग वे में सोचते हैं। अब वो पास ट्रेंड होगा किसी का पता नहीं, वो काफी बार मेरे स्टूडेंट आते हैं, कोई फैकल्टी का नाम लेता है, सर उन्होंने हमें ये दे दिया, उन्होंने हमें ये दे दिया, कुछ जो बताया वो चीज नहीं मिला। तो एकदम ऑनेस्टी के साथ बताना, जितना मैंने बोला था कि मैं ये चीज दूंगा उतना प्रोवाइड हुआ, एंड क्या क्या प्रोवाइड हुआ एक बार स्टूडेंट को जरूर बताना कि हाँ मेंटरशिप से क्या बेनिफिट हुआ एंड कितनी चीजें आपको प्रोवाइड की गई। राइट सर। सर मैं इसको, जो स्टूडेंट की आपकी क्वेरी है ना, अगर ये आप मेरे से 2 अटेम्प्ट पहले पूछते ना, मेरी भी सेम क्वेरी होती। ओके। क्योंकि मैंने भी एक जगह मेंटरशिप की फीस भर के धोखा खाया है। अच्छा, मतलब ये मतलब मुझे लगता है ये सीए में यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनते जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते बिल्कुल हैं, सर हमने ना 8,000 10,000 दे दिया और पता नहीं क्या मिला नहीं मिला। मतलब कुछ बोलूंगा नहीं, बट हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, मुझे बिल्कुल। आपका भी लग गया कि हाँ ये आप इस ट्रैप में भी थे। मैं सर आपकी जितनी फीस है ना, जितनी आपने मेरे को फीस कही थी, उस फीस की डबल फीस मैंने दी थी। ओके। उन्होंने सिर्फ मेरे को एक चार्ट बना के दे दिया, स्ट्रेटजी, ओके। कि आपको ये दिन ये करना है, और जब आपका हो जाए आप मैसेज डाल दो। ओके। उन्होंने एक रिमाइंडर मैसेज डाला हुआ था हर स्टूडेंट को, एक सपोज 6 o'clock एक रिमाइंडर जाएगा कि आपने कितनी स्टडी कर ली। मतलब एक जस्ट लाइक कम्युनिटी मैसेज सबको जाता है उस तरीके से ब्रॉडकास्ट टाइप में। राइट राइट सर। मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैंने टेस्ट दिया नहीं दिया आपको कैसे पता लगेगा? जबकि जो हमारा मेंटरशिप बैच था एकलव्य वाला, यस, नवंबर 23 उसमें, बैच। राइट, उसमें ये था कि हम पढ़ रहे हैं ये आपको पता है, बिकॉज ओपन लाइब्रेरी, टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट की रैंकिंग है, तो पता चलता है हम कितने पानी में है। यस, रैंकिंग बहुत जब इंपॉर्टेंट हम, रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। जब रैंकिंग आता है तो एज अ स्टूडेंट राइट, भी लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, जब वो 100 150 बिल्कुल, लिस्ट निकलता है एंड आप 1 से 5 में रहते थे, मुझे अभी आइडिया, तो आपको भी काफी कॉन्फिडेंट फील राइट होता होगा रैंकिंग के बाद। राइट सर। हमारी यहाँ पे जब रैंकिंग 107, जो हमारे बैच में स्टूडेंट थे, जब हमारी रैंकिंग उसमें टॉप 10 में आती है ना, तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे टॉप 10 में आया हूँ ना, इसका मतलब वहां पे भी निकल सकते हैं। हम्म। क्योंकि यहाँ तो फिर अभी ऑल ओवर इंडिया से ही compete कर रहे हैं, जैसे हम टेस्ट सीरीज में करते हैं, तो वहां पे भी ऑल ओवर इंडिया से ही compete है। बिल्कुल। यहाँ पे अपनी रैंकिंग आ गई, मतलब वहां पे भी रैंकिंग आ गई। क्योंकि तो यहाँ पे टेस्ट चेकिंग वैसी हो रही है जैसे आईसीआई नंबर दे रहा है। यहाँ भी मुझे मैं आज भी याद है सर। व्यूअर्स को बता दूं कि टेस्ट पेपर ड्राफ्ट भी मैं करता हूँ, चेक भी मैं करता हूँ, एंड डिस्कस भी कुछ राइट करना हो तो मैं करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने स्टाफ को बोलूँ कि यार टेस्ट पेपर चेक करो, या कोई स्टाफ बैठ के पेपर बना रहा है, नहीं। एंड अभी भी जो करेंटली जितने बैचेस चल रहे हैं वहां भी पेपर मैं बना रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट को एक रहता है कि नहीं लेवल भी ठीक है, मार्क्स भी हमारे ठीक ठाक बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस आना फील हो रहा है, एंड सर पर्सनली चेक कर रहे हैं, तो वहां पे इवेल्युएशन भी परफेक्ट वे में हो पा रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट को कभी टेंशन मत लो। जैसे हेमंत ने बताया कि टारगेट्स, हेमंत टारगेट्स डेली मिलते थे, ठीक है। राइट आपको एलडीआर भी मैं प्रोवाइड करता था सॉफ्ट कॉपी में मेंटरशिप स्टूडेंट्स को, राइट ठीक है। साथ राइट में टेस्ट भी, मैं यूनिट टेस्ट हो चाहे वो फुल टेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फुल टेस्ट फुल नहीं टेस्ट। लेता या यूनिट टेस्ट नहीं लेता, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा के देता था। लास्ट डे सपोर्ट बैच में भी मेंटरशिप स्टूडेंट्स को इंक्लूड करता था कि अगर आप रात तक पढ़ रहे हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ वहां पे, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, मेरे साइड से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जाते रहते थे, चाहे वो वॉइस क्लिप के थ्रू में हो, चाहे वो कुछ मोटिवेशनल मैसेज हो। देखो सीए में मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ 5% की नीड है, 95% आपका हार्डवर्क है, एंड कहते नहीं लक, तो लक राइट इज सर। बाई प्रोडक्ट ऑफ हार्डवर्क, करना तो आपको हार्डवर्क है। अगर आप हार्डवर्क करने रेडी हो तो मैं तो बोलता हूँ ये ओपन है, आप आओ मेरे साथ ज्वाइन हो। बट आप सोचोगे कि नहीं सर को मैं फीस पे किया मेरा काम हो गया मैं क्लियर कर जाऊंगा, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। आप इससे दूर रहो, आप मेरे से कि आप कहीं मत जाओ, आप ये माइंडसेट से जा रहे हो कि आप फीस पे कर दोगे और सर कुछ जादू कर देंगे या कोई भी कुछ जादू कर देगा, ऐसा नहीं होता। एफर्ट्स दोनों साइड से लगते हैं तब ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल सर। सर अब अब हमारा बताओ। जो, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम खुद जब रिवीजन करते हैं ना, तो हम एक बार ही करते हैं, 2 बार करते हैं, बट हम उस रिवीजन में खुद को एनालाइज नहीं कर पाते। बिल्कुल। हमारे मेंटरशिप बैच में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, कि एक तो हमारी 3 टाइम रिवीजन हुई है, और हर रिवीजन में हमें पता लग रहा था हम इम्प्रूव कितना कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट था कि
अगर मेरे को कोई टफ क्वेश्चन लगता था ना, तो मैं कहता था नहीं यार, इस पर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है। बट उसको अब 3 बार हमने टेस्ट में कर लिया ना, फिर वो टफ रहता ही नहीं है। रिवीजन ही ऐसी हो गई है। सही बात है, 2-3 बार तो कि रिवीजन हमने कर लिया था ग्रुप 1 के रिगार्डिंग, जो सर आपने अच्छे तरीके से थ्री 3 टाइम रिवीजन हुई थी, मेरे को अभी भी याद है सर। एक तो यूनिट वाइज टेस्ट था, हम्म, 2 फुल टेस्ट थे। और एक आप आईसीआई 1.5 दिन के हिसाब से भी पढ़ाई होगी, मतलब टोटल देखा जाए राइट तो राइट। हम 4 बार प्रॉपर रिवाइज करके, चाहे वो ऑडिट का पेपर हो, चाहे एएफएम हो, एनएफआर हो, देते हैं। देखो चेकलिस्ट है, मैं सिंपल बिल्कुल जी। बोलता हूँ, चेकलिस्ट है, आपके पास टारगेट मिल रहा है, आपको कुछ सोचना नहीं है कि हम मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टारगेट्स बना के मैं दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर ड्राफ्ट करके दे रहा हूँ कि किन इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान रखना, कितना टाइम देना है, कितना क्या है, ठीक है। तो वो चेकलिस्ट है, आप चेकलिस्ट टिक करो ना, उसके बाद आप एग्जाम कैसे नहीं क्लियर होगा। आज देखो हेमंत भी क्लियर करके आराम से रिलैक्स है कि चलो एटलीस्ट इस लूप से तो निकल गए। ये मई नवंबर का लूप बहुत गंदा होता है। बहुत गंदा होता है सर, बहुत गंदा होता अच्छा हेमंत, एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं, जब आपका सीए रिजल्ट निकला तो आप किसके साथ थे, कैसा फीलिंग था, मतलब रिजल्ट वाले दिन क्या नर्वसनेस होती है, क्या एफर्ट्स लगा के एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हाँ रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होगा, कि लाइक सिंपल व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट एंड एक्सपीरियंस द सिचुएशन, कैसा लगा आपको? है सर। रिजल्ट मैंने मेरी देखने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोल दिया था कि मेरा रिजल्ट देख लेना। अच्छा, एंड जब उसने मेरे को सिर्फ इतने ही वर्ड बोला, सीए साहब पार्टी कब दे रहे हो। बस फिर तो वो एंड गूज़बम्प्स वाली फीलिंग क्राई होती है, याद आती क्राइंग क्राइंग बीच रोड पे खड़ के रो रहा हूँ सर। वो मोमेंट था कि फर्स्ट कॉल मैंने मम्मा को किया और मम्मा भी रोने लगी है। देखो कि ये तो फाइनली हो मैंने गया। कहना, मैं एक छोटा सा मीम भी डाला था कि हम सीए स्टूडेंट है ना, हम फेल से ज्यादा जिस दिन पता कब रोते हैं, जब हम पास करते हैं। फेल में तो पास हो शायद, जाता। फेल में तो ठीक है यार, समझ आया पेपर खराब गया, ये क्या एक्सपेक्टेशन कम होता है, जिस दिन पास करते हैं ना, वो फ्लैशबैक जो होता है ना पीछे का लेके, हम लास्ट तक जो होता है हमें सब कुछ याद आने लगता है, यार इतनी मेहनत की इस डिग्री के लिए, कितने पुल बैक किए लोगों ने, कितना डिमोटिवेट किया, हम खुद भी काफी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बट वहां से क्लियर करना, एंड स्पेशली मदर को आपने उसको डेडिकेट किया उस चीज को, काफी आपके लिए भी काफी बड़ी बिल्कुल बात थी कि हाँ, एंड जैसा आपने बताया कि आपने उस कोचिंग सेंटर में काम भी किया एंड वहां पे अपनी पढ़ाई भी की। तो ये एक सच में एक चैलेंजिंग जर्नी था, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि चीजें मैनेज हो जाती है, बट आपको मैनेज करने आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चीजें मुश्किल राइट। है, ठीक है, बट आप टाइमली चीजों को एलोकेट करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से हो पाते हो। सोचने से ज्यादा क्या हो, ओवर थिंक करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप सोचते रह जाओ कि हम कल कुछ नहीं कर। पढ़ेंगे या नहीं हो रहा है, इसको बाद में देखते हैं, तो टाइम बीतते नहीं लगता। मुझे लगता है कि हेमंत बहुत जल्दी हमारा मई से नवंबर अटेम्प्ट भी आ गया, अगर हम प्रिपरेशन में थोड़ा ऊपर नीचे करते शायद ऊपर नीचे रिजल्ट भी हो जाता। राइट, सही बात है सर। अच्छा सर हेमंत, एक, हाँ जी हाँ जी। बताओ बताओ बताओ, कुछ बता रहे थे। एक एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो हमारी सीए जर्नी में ना एक वो अ, जब फेलियर का दौर आता है ना, तो हम्म, बच्चे इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी इस फेज से निकला हूँ कि यार नहीं हो रहा है, क्या करें। तो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो ये कहते हैं छोड़ दे, बिल्कुल बहुत मिलेंगे। नहीं होनी है, छोड़ दे, नहीं होनी, कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि कहाँ तू 10-15 हजार में पेड असिस्टेंट का काम कर रहा है। फुल टाइम कहीं जॉब लग जाए, तेरे को 25 से 30 हजार मिल जाएंगे। और जब वो एक मनी ग्रोथ दिखा देते हैं, फिर आपको फेलियर दिखा देते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा है। वो डाउट हम आधे से ज्यादा बच्चे का मोटिवेशन इतना डाउन कर देते हैं ना, कि आगे सीए करने से अलावा वो स्किप करना शुरू कर देते हैं। उनको खुद पे डाउट होने लगता है कि नहीं यार, सही ये भी कह रहा है तो नहीं होगा। और मेरे पास जब मैं फेलियर देखता था ना, तो मेरे पास मेरे मोटिवेशन का सोर्स ये होता था, जो जिनको सीए बनने में 10-10 20-20 साल लग गए। हम्म, तो मैं अपने मम्मा को ये कहता था, जब मैं फेल होता था ना, मम्मा इसको देखो 9 साल लगे हैं, कोई बात नहीं, मेरे को एक अटेम्प्ट और लग गया। उसको 10 साल लगे हैं, कोई बात नहीं मम्मा, एक अटेम्प्ट और लग गया, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। क्योंकि जब तक सर आसपास कितने भी लोग कुछ भी कह लें, जब तक हमारे इनर में नहीं होगा ना कि नहीं निकलेगा, हो जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हम मन में नहीं सोचेंगे हाँ हमने तो निकालना है। अगर एक बार ही आपने ठान लिया ना, तो आपका एक अटेम्प्ट लगेगा, 2 अटेम्प्ट, तीसरे में फॉर श्योर निकलेगा। देखो फॉर श्योर।
ये तो उन आउटसाइडर को रिक्वेस्ट है जो नॉन सी कम्युनिटी से है, भाई साहब हमें डाउन करने की कोशिश मत करो, ठीक है? हम ऑलरेडी ऐसे हमें डाउन कर करके क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, हमें पता है कि जिस स्पोर्ट्स को हमने सेलेक्ट किया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात है। तो उन आउटसाइडर को, सर। स्पेशली उसमें रिलेटिव्स, आपके नेबरहुड, आपके आस पड़ोसी होते हैं, कह रहे छोड़ दो, वो देखो बुआ का बेटा अच्छा कर रहा है, वो देखो मामा का बेटा अच्छा कर रहा है, तुम भी कहीं ना कहीं पकड़ लो, सीए मुश्किल है, ये है। तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है बात, देखो बात है ना, बात फाइनेंशियल या बात मॉनेटरी की नहीं होती, बात हो जाती है प्रेस्टीज की। कि अगर इस कोर्स को स्टार्ट राइट। किया है एंड इस कोर्स को आप देखो, फाइनल का स्टूडेंट तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट है जो आफ्टर एक 5 से 6 ईयर गैप के बाद वापस से सीए करना चाह रहे हैं। क्या उनको फाइनेंशियल कोई दिक्कत है? नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, वो एक अच्छे फॉर्म में काम कर रहे हैं, एक अच्छा पैकेज मिल रहा है उनको, बट वो क्यों सीए करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनका वो डिसीजन है ना, उनका डिसीजन और प्रेस्टीज है, यार हमने जो स्टार्ट किया था हमने किसी बाहर वाले के सुनने पे छोड़ा, बट अब लगता है कहीं ना कहीं इसको खत्म करना है। ये प्रेफिक्स आप खुद का अर्न करते हो, नाम तो फैमिली वाले दे देते हैं कि हेमंत है, चलो ठीक है, साहिल है, बट जो आगे जो सीए साहिल या सीए हेमंत लगता है, ये आपसे ना कोई राइट। छीन सकता है ना आपको कोई दे सकता है। तो ये आपका खुद का अर्न किया हुआ है। मैं बोलता हूँ आप 25,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, कोई मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है आपका प्रेफिक्स। आई रिस्पेक्ट के साथ दो तो कि आपने जो कोर्स स्टार्ट किया, आपको कोई बाहर वाला नहीं बोल सकता है कि यार तुमसे नहीं हो पाया, कोई ये दाग नहीं हम्म। लगा सकता है कि यार इससे नहीं हो पाया इसने ये कोर्स छोड़ा। तो चलो हेमंत, बहुत अच्छा कि आप एटलीस्ट इन चीजों से दूर रहे, आपने अपना गोल सेट किया हुआ था, आप आगे बढ़ते रहे। हेमंत, एक रिक्वेस्ट है, नवंबर 24 स्टूडेंट्स में, अभी तो बैच में हमारा 2-3 बैच आते हैं, तो अभी तो आफ्टर एग्जाम बैच चल रहा है, आफ्टर रिजल्ट बैच भी काफी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको भी ये वीडियो शेयर किया जाएगा। एक स्मॉल मैसेज रिगार्डिंग विद द मेंटरशिप, रिगार्डिंग विद सम मोटिवेशन नवंबर 24 के लिए, जैसा कि आप 6 पेपर हो गया है, 3 पेपर है, हर पेपर में एमसीक्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन मैसेज जो आप बताना चाहोगे, एंड रिगार्डिंग कुछ मेंटरशिप, यहाँ आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर आप साहिल सर के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो में बैठना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप क्विक वे में थोड़ा 4-5 मिनट लेके बता दो, कुछ मोटिवेट कर दो कि स्टूडेंट वापस से एनर्जी लेके पढ़ने बैठ जाए। सर मोटिवेशन की तो एक लाइन है जो आपने बोल दी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी जी का। ओके। वो सबसे बढ़िया लाइन है। किसी भी चीज को, कोई भी बंदा डिमोटिवेटेड है, जिस बंदे ने पहाड़ तोड़ दिया, तो हमारे लिए पेपर क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो जब सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें दो तीन चीजों का खास ध्यान रखना है। जैसे अब सपोज मेंटरशिप में हमने सर के ज्वाइन कर लिया, तो एक तो अपने आप को ना पंचुअल बना लो। जिस दिन टारगेट बोला उस दिन टारगेट दो। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग दो, पर दो। स्किप नहीं करना टारगेट। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ये लगेगा नहीं यार वो वाला टेस्ट रह गया, पहले मैं वो दूंगा, फिर तब तक बिल्कुल। नेक्स्ट टेस्ट खड़ा हो जाएगा। फिर आपको ये लगेगा अब ये दूं कि वो वाला दूं। ऐसे आपका बैकलॉग ना इकट्ठा होता जाएगा। तो मेक श्योर करो कि हर टेस्ट सेम डे पे आपकी विद रिवीजन क्लियर हो जाए। आपको लग रहा है कि नहीं इवनिंग में मेरी कुछ कमी रह गई है, मॉर्निंग में कुछ कमी रह गई है, तो आप सर से रिक्वेस्ट करके कि सर मेरे को 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, 3 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, पर मैं दूंगा आज ही। उसको अगले दिन नहीं लेके जाना। बिल्कुल। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ इमरजेंसी आ गई या इंसान बीमार पड़ गया, तो आप नेक्स्ट डे में पोस्टपोन कर सकते हो, पर उसको दो। टेस्ट स्किप मत करो। सेकंड, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल लीव मत करो। ओके। स्टडी मटेरियल जितना भी पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। एंड लास्ट डे पे स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ सकते आप। ओके। लास्ट डे पे जो आप टीचर्स हैं, जैसे साहिल सर एलडीआर देते हैं, वो पढ़ लो, इनफ है। क्योंकि हम 4-5 बार रिवीजन ही इतनी कर चुके होते हैं, सिर्फ हमें कंसेप्ट का ओवरव्यू चाहिए होता है। और वो एलडीआर आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा ना कि हाँ मैंने ये कंसेप्ट देख लिया, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, अब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम डे में ना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते ना, तो एक आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वहीं डाउन हो जाता है, यार मेरा सिलेबस रह गया। अगर आपने वो सिलेबस कंसेप्ट वाइज सारा क्लियर किया होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, और क्वेश्चन भी बड़ी इजिली निकलेंगे। बिल्कुल। And दूसरा, आपको ये करना है कि जितने भी आपके टारगेट्स हैं, जो अगर कोई स्टडी कर रहा है, मान लो उसने छुट्टियां ले ली है, अगर 2 सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं, तो वो अपना प्रॉपर शेड्यूल बना ले।
कि नहीं यार, अगर इसको इतना टाइम दिया तो इसको इतना टाइम दे दो। एक सब्जेक्ट एफ आर को कर लो, दूसरे को इतना टाइम देना। एफ आर अगर आपका अच्छा है, आप उसको 4 घंटे दे दो। ऑडिट आपका वीक है, आप उसको 6 घंटे दे दो। इनिशियली कम से कम 10 घंटे आपकी जरूरी है। ठीक है। एंड जो पार्ट टाइम वाले बच्चे हैं, उनको तो है ही हार्ड वर्क है। उनके लिए तो आप ये समझो कि हमें ये चैलेंज पूरा करना ही करना है, टेस्ट देना है। अब उसको आप 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो, 4 घंटे में करो, वो आपके ऊपर है, आपकी कितनी कैपेसिटी है बैठने की। बट मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि जो पार्ट टाइम वाले बच्चे हैं वो कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे दें। कंसिस्टेंट 5 से 6 घंटे होने अगर चाहिए, है ना? 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंट, ओके। कि हमने क्या है, हमें 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं एक दिन में। हमें अपनी डबल मेहनत लगानी है, जो एक बच्चा विदाउट जॉब कर रहा बिल्कुल सही बात बोला आपने। है। इससे क्या होगा कि आप ना कभी ये नहीं फील करोगे कि यार ये वो बच्चे ने ना जॉब नहीं कर रहा है इसलिए वो आगे है। हमने अपने आप को कोई एक्सक्यूज देना ही नहीं है। सही बात है। हमें तो ये देखना है कि उसका टेस्ट है, मेरा टेस्ट है, तो दोनों ने टेस्ट देना है। देखो वही बात है कि अब उसने जो जो स्टूडेंट जॉब कर रहा है, आप ये मत सोचो कि यार जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, आप कम पढ़ पाओगे। आप खुद को डाउन करना। आपने जॉब लेने का डिसीजन लिया है, ठीक है, आप एक्सेप्ट करो उस डिसीजन को। बट साथ में एक कंसिस्टेंट 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वो डिसीजन है। आप उस डिसीजन को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, आप उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपको इधर वाला डिसीजन है, स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। वो 1 से 2 घंटे नहीं, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे डेडिकेट और निकाल सकते हो। मैं बोलता हूँ आपका 8 से 10 घंटे जॉब है, 7 to 8 आवर्स की स्लिप जो भी है आप ले लो, ठीक है। चार मतलब मेरे से 4 से 6 घंटे के बीच में कोई निकालना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हो, मॉर्निंग का 2 घंटा निकाल लो, या चलो नहीं तो इवनिंग आप जॉब के आने के बाद 5 से 6 घंटे का नॉन स्टॉप एक रूटीन बना लो, तो वो चीज भी पॉसिबल है। तो अब जो जॉब में स्टूडेंट्स है वो कभी डाउन मत फील हो, ठीक है। कभी आप ये मत सोचो कि जॉब की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होगी, अरे कोई बात नहीं। आप 5 से 6 घंटे पढ़ो, एग्जाम डेज पे ऑलरेडी वो आपका 10 से 12 हो जाएगा। जब एग्जाम की छुट्टी रहेगी या जब एग्जाम डेज पहुंचोगे, वो 10 से 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाए। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जॉब वालों को लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, बट ये मैंने थ्योरी खुद पे अप्लाई की हुई है। क्योंकि हमारा जो जो ऑफिस की टाइमिंग होती है वो 10 या 10:30 होती है। बिल्कुल। तो अगर हम 7 o'clock भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है, 1 आवर का हमने देख लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया या कुछ बैठ के कुछ देखना है, 8 से 10 आप 2 घंटे मॉर्निंग थ्योरी को दे दो। ठीक है। इवनिंग में आपके आपके पास 4 से 5 घंटे वैसे ही रहेंगे, वो आपके पास बफर हो जाते हैं। आप अगर रात को 8 बजे भी बैठ के पढ़ने बैठोगे, 8 से 12 4 घंटे तो वही है। जबकि हमारा ऑफिस 6 o'clock बंद हो जाता है, तो 6 घंटे तो वैसे ही मैनेज हो जाएंगे। चलो सही है, सही है, सही है। चलो हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेंगे, जो स्पेशली जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड रिगार्डिंग जिनके मेंटरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे इफ एंड बट होते थे कि सर कब मेंटरशिप क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा, टारगेट्स होते हैं या टेस्ट होता है नहीं होता है, तो उनको बहुत सारा क्वेरी उनका रिजॉल्व हो गया होगा। आपका अब तो जर्नी स्टार्ट है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, ठीक है। एंड आप ऐसे ही अभी थैंक यू आगे सर। बढ़ते जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, अभी रुकना नहीं है। अभी तो जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट हुई है, ठीक है, स्टडी जर्नी खत्म। अब कैरियर बहुत अच्छा अपना बनाओ यहाँ से। एंड ऐसे ही हम और भी इंटरेक्शन आपके साथ बीच बीच में करते रहेंगे, जो स्टूडेंट्स को जितने भी वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे आप उसको देने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत बहुत बिल्कुल अच्छा सर। लगा आपसे बात करके हेमंत, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट आउट थैंक टाइम यू है, सर। इसको लेके आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। बट हाँ, होप सो हम बहुत जल्दी फिर कनेक्ट करेंगे, एंड जो भी स्टूडेंट्स के क्वेरी में बिल्कुल सर। जॉब एंड मेंटरशिप रिगार्डिंग, मैं आपसे कनेक्ट भी करवाऊंगा, एंड फिर एक छोटा सेमिनार फिर लेंगे, ठीक है हेमंत? ठीक है। श्योर ऑल द सर, बेस्ट श्योर। फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो जर्नी। मच सर। ऑल द गुड नाइट हेमंत। गुड नाइट सर।